बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब अफज़ल है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। लाहौर जनरल हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स में करता हूँ और 2 दिन के लिए एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल के अंदर भी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी फील्ड जो सी है, इसकी स्पेशलिटी के अंदर किडनी से रिलेटेड तमाम वो अमराज जो मेडिसिन से ठीक किए जा सकते हैं वो सब आते हैं। हाइपरटेंशन एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसको हम डायरेक्टली डील करते हैं और उन 3 स्पेशलिटी जिसमें मेडिकल फील्ड के जिनको लाइसेंस हासिल है कि वो हाइपरटेंशन के स्पेशलिस्ट के तौर पे एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें नेफ्रोलॉजी से रेफरिस्ट है। इसके साथ यूरिक एसिड और यूरिक एसिड से एसोसिएटेड तमाम प्रॉब्लम्स भी हम डील करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस ऑफ कोर्स इसके अंदर शामिल है। गुर्दे में से प्रोटीन का आना वो क्यों आती है, किस तरह उसे ठीक किया जाए और किस सूरत में वो ठीक नहीं की जा सकती, ये तमाम सवालात जो उनसे हैं पर्सन टू पर्सन हमारी स्पेशलिटी के साथ रोज़ाना का सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है। मैंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद मेयो हॉस्पिटल से मेडिसिन की ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद शेख ज़ैद जो लाहौर के अंदर है उसमें से नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद फिर मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अपॉइंट हो गया, पहले एक सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, उसके बाद में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया। मैंने FCPS जो सा है नेफ्रोलॉजी के अंदर किया और उसके बाद मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इंग्लैंड से स्पेशलिटी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन भी क्लियर किया इन नेफ्रोलॉजी। इसके साथ मैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का भी मेंबर हूँ और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनकी मेंबरशिप साथ मौजूद है, लेकिन डिग्रीज़ मेरे पास इंग्लैंड और पाकिस्तान की स्पेशलाइजेशन की मौजूद है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में आपने पूछा, किडनी फेलियर क्या चीज़ होती है। तो गुर्दे के फेलियर जो उनसे हैं उसकी 2 किस्में हैं। एक वो जो रिसेंटली पता चला और अभी आया और उसमें गुर्दों का साइज़ ठीक होता और रिकवरी हो सकती है, हम उसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। और दूसरा है जिसमें क्रोनिक किडनी इंजरी, अंग्रेज़ी का ज़बान का लफ्ज़ है। दोनों को अगर मैं आम ज़बान में डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो एक वो जो गुर्दे अभी ख़राब हुए और एक वो जो अरसे दराज से ख़राब थे। पहले जो अभी ख़राब हुए उनके बारे में बात करते हैं। जो गुर्दे अभी ख़राब हुए हैं अमूमी तौर पे उनमें रिकवरी की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा होती है और बेशुमार केसेस के अंदर 100% रिकवरी भी मुमकिन होती है, प्रोवाइडेड सही वक्त पे और सही फिजिशियन के साथ रब्ता मरीज़ कर ले। बाकी अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा मिलती है, ये तो मेरा ख्याल है दोहराने की मुझे दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर जो झेल में आते हैं वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की चीज़ें हैं। दर्दों की दवाइयों के साथ जो गुर्दे का फेल होना है, कुछ दवाइयाँ जिस्म को लट जाती हैं, एलर्जी कर जाती हैं, उनके साथ जो गुर्दे का फेल होना है वो भी शामिल है। किसी को डायरिया, गैस्ट्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोशन, उल्टियाँ आ जाते हैं, तो उसके साथ जो गुर्दा फेलियर होता है वो एक्यूट कहलाता है। इसी तरह किसी को इन्फेक्शन होता है चेस्ट के अंदर और जिस्म में BP कम हो जाता है, उससे भी जो असर पड़ता है गुर्दे पे वो एक्यूट किडनी कहलाता है। ये तमाम चीज़ों के अंदर हमने वजह को ठीक करनी होती है। बाज़ दफ़ा हमें गुर्दे का सैंपल लेना पड़ता है जिसे गुर्दे की बायोप्सी कहते हैं और अमूमी तौर पे इन ज़्यादातर चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं। दूसरी चीज़ है क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ नाम अंग्रेज़ी का है क्रोनिक, जिसका मतलब है कि अरसा दराज से। हम टेक्निकल ज़बान में जो गुर्दा 3 महीने से ज़्यादा ख़राब रह चुका हो उसको क्रोनिक कहते हैं। इसकी वजूहात बेशुमार हैं और टू नेम फ्यू, शुगर, ब्लड प्रेशर, अरसा दराज से यूरिक एसिड का होना, अरसा दराज से पथरियों का होना और उससे गुर्दे का ख़राब हो जाना, फिर गुर्दे में सिस्ट बनने या पानी की थैलियाँ बनने के बारे में शायद आपने सुना हो, उससे भी हो जाता है। और फिर अगर वही वजूहात जो एक्यूट किडनी इंजरी या मैंने आर्जी गुर्दे के ख़राबी के अंदर बताई थी, अगर वो 3 महीने से ज़्यादा रहें तो वो मुस्तकिल गुर्दे की ख़राबी का बाइस बन जाता है। तो फिर इलाज का नौइयत जो सी है वो थोड़ी बदल जाती है। एक सूरत में हम गुर्दे का मसला जो सा है वो जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं और दूसरी सूरत में हम डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हैं कि मसला इससे ज़्यादा और आगे ना बढ़े, और दोनों सूरतों के अंदर काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज से 25 साल पहले जो गुर्दे के मर्ज़ के बारे में बातें मशहूर थी कि एक दफ़ा ये ख़राब इतना हो जाए तो इसकी कोई रिकवरी मुमकिन नहीं होती, अब ऐसा नहीं है।
बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा देता है, कुछ में बेहतरी करता है और कुछ के अंदर स्टेबिलिटी करता है। हाँ जी, इसके अलावा कुछ ऐसे भी अमराज हैं जिसके अंदर शिफा नहीं मिलती, लेकिन उनकी तादाद और परसेंटेज कम है, तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके ज़ुमरे में बड़ी लंबी तकरीर की जा सकती है, लेकिन सादा सी बात करेंगे जो लोगों को फ़ायदा दे सके। वो तमाम चीज़ें जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं वो गुर्दे के लिए ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप अपना वज़न कम रखते हैं तो गुर्दे को फ़ायदा है। आप नमक कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, गुर्दे को फ़ायदा है। आप गोश्त का बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करते, प्रोटीन ज़रा लिमिटेड अमाउंट में खाते हैं, फ्रूट्स अच्छा खाते हैं, तो फिर गुर्दे को फ़ायदा है। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें जिनको मैंने गिनाया इनको रिवर्स कर दिया जाए तो गुर्दे की खराबी। इन तमाम चीज़ों में शायद आप इंतज़ार कर रहे हो कि मैंने पानी का जिक्र अभी नहीं किया। वो इस वजह से कि सबसे पहले गुर्दे का जिक्र पानी पे किया जाता है और उसी पे ख़त्म कर दिया जाता है। हकीकतन ये है कि पानी का वो सारा पुराना फार्मूला कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और बाज़ लोग आते हैं तो पता चलता है कि वो 25 गिलास से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं। पानी उतना पीना जितनी ज़रूरत है। एक गिलास के अंदर हम पानी उतना डाल सकते हैं जितना उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो दाएं बाएं बिखर के जगह गीली कर देगा। इसी तरह इंसानी जिस्म है, अगर उसके दरमियान में खाली जगह है, पानी वो यूटिलाइज़ हो चुका है तो और डालें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। हैविंग सेड दैट, 8 to 12 गिलास यानी 8 से 12 गिलास एक सेहतमंद इंसान को गर्मियों में कम से कम ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन सर्दियों में बाज़ का 6 से 8 गिलास भी काफ़ी हो सकते हैं। एक वो इंसान जो एसी में बैठ के काम कर रहा है उसकी पानी की ज़रूरत हो रहा है, एक मज़दूर जो धूप में काम कर रहा है उसकी पानी की ज़रूरत वो हो सकता है 25 गिलास से भी गुजारा कर जाए। लेकिन कुछ लोग जो एसी में रहते हैं, पसीना नहीं आता, उसके बावजूद बेतहाशा पानी पीते हैं, उसके फ़ायदे की बजाय नुकसान भी होते हैं। वन थिंग। नंबर 2, गुर्दे की ख़राबी में बाज़ का एक स्टेज आती है जिसमें गुर्दा बहुत ज़्यादा यूरिन पैदा नहीं कर पाता। उसमें अगर आप ज़्यादा पानी पिएँ तो पाँव पे सोज आ जाती है, चेहरे पे सोज आ जाती है, सांस दुश्वार होना शुरू होता है। तो उस वक़्त भी पानी का इस्तेमाल अपने फिजिशियन या मुआलिज के मशवरे से करें। किसी का मशवरा जनरलाइज नहीं। जिस तरह हमें किसी के कपड़े पूरे नहीं आ सकते, तो किसी को दिया गया मशवरा भी आपको पूरा नहीं आएगा। डायलिसिस के बारे में सवाल किया गया कि क्या हर गुर्दे का मसला उसका फ़ाइनल हल डायलिसिस है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो गुर्दे के मसाइल जिसके अंदर यूरिया या क्रेटिनिन बड़ा ज़्यादा हो जाए और उसको ठीक करने के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे पास कारगर साबित ना हो रही हो, तो उसी सूरत में किया जाता है। डायलिसिस की ज़रूरत को आप यूँ समझिए कि अगर हमारे घर के अंदर कोई सफाई करने वाला नहीं है तो हम किसी की हेल्पर की हेल्प लेते हैं कि वो घर में सफाई कर ले। अगर हम उसकी हेल्प नहीं लेंगे तो घर में मिट्टी बढ़ती रहेगी, ताफुन फैलेगा और उससे फिर हमारे रहने की जगह जो सी है वो रहने के काबिल नहीं रहेगी। यही हाल जिस्म का। अगर उस जगह सफाई करने का कोई दूसरा हम तरीक़ाकार अपना लेते हैं, या पहले जैसे घर में सफाई हो रही थी, अगर खातून खाना कर रही थी तो वो सेहतयाब हो जाती है, तो फिर वही अपनी रोल प्ले कर लेगी। डायलिसिस सिर्फ स्पेशलाइज्ड कुछ कंडीशंस के अंदर फ़ायदा देता है। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम करते हैं, उसमें प्रोटीन लीक होती है, क्रेटिनिन ठीक होती है, उसमें डायलिसिस का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह यूरिक एसिड के बहुत सारे मसाइल हैं जो गुर्दे से लिंक्ड होते हैं, लेकिन डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती। हाइपरटेंशन हम डे इन एंड डे आउट डील करते हैं, हर किस्म की ब्लड प्रेशर की जो सी मसाइल हैं उन्हें डील करते हैं, उसमें डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इससे एक जुड़ा सवाल शायद आपने किया तो नहीं, लेकिन अगले कर लेंगे, जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। क्या डायलिसिस रुक सकते हैं? बड़ा रूटीन का सवाल है। सबसे पहले तो मुझे ये मानना चाहिए कि डायलिसिस एक रिलेटिवली खौफनाक सी ट्रीटमेंट। इसको सुन के डर लगता है, शायद इसे बता के भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कपड़ों को लगी आग बुझाने के मुतरादिफ है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बताऊँ कि आपको ये करना पड़ेगा वरना नुकसान हो सकता है। लेकिन डायलिसिस रुक सकता है, सब के लिए नहीं।
लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर मामला रिवर्सिबल होता है और डायलिसिस से अल्लाह शिफा दे देता है। अब अगर ये कहा जाए कि 10 में से कितने % चांस है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हर इंसान का मर्ज़ डिफरेंट है, जिस तरह वो खुद डिफरेंट है, और उसका इलाज की नौइयत डिफरेंट है, और इसके लिहाज से उसका रिस्पांस भी डिफरेंट है। रोज़ाना की बुनियाद पे मेरा ख्याल है 1 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ आते हैं जिनका डायलिसिस हुआ, लेकिन अब वो शिफा याब दी हैं, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दे दी। लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको शिफा नहीं मिली, डायलिसिस की ज़रूरत उनकी है और अरसा दराज तक शायद रहेगी। आपने ट्रीटमेंट की बात की कि गुर्दे के मर्ज़ के लिए ट्रीटमेंट कैसे की जाए, तो इसके लिए जैसे कि पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट मर्ज़ की तशख़ीस पे डिपेंडेंट है। अगर गुर्दे की छाननी लीक हो गई है और पेशाब के अंदर ढेर सारी प्रोटीन आ रही है, तो एस इनहिबिटर ARPs नाम की दवाइयाँ दी जाएंगी। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का डायग्नोसिस है, यानी गुर्दे की छाननी में सोजिश आ चुकी है, तो उसमें स्टेरॉइड या स्टेरॉइड की तरह की दवाइयाँ या कुछ ऐसे इंजेक्शन आ चुके हैं जो इम्यूनोमोडुलेट करते हैं, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त चेंज करते हैं, उनकी तरफ जाया जाए। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें ब्लड प्रेशर और तेज़ाबियत को सिर्फ कंट्रोल किया जाए तो फाका हो जाता है, वो भी देख के किया जाए। कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिसके अंदर इन सारी चीज़ों का एक कम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल करना होता है। ऐसी भी कंडीशन है जिसमें पानी ज़्यादा पिलाना होता है, और ऐसी भी हैं जिसके अंदर पानी हद्दुल वसा कम करना होता है, कि जितना कम पिएँ उतना अच्छा, और पेशाब और दवाई ढेर सारी देनी पड़ती है। जिस कंडीशन के अंदर पेशाब और दवाई जो सी है वो अमूमी तौर पे कम ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करते हैं। वो गुर्दे का ऐसा मसला होता है जिसमें सोजिश नहीं पड़ती, और अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता भी तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और शुगर के मरीज़ जो उनसे हैं वो सोजिश की वजह से वक्त से काफ़ी पहले ही ये जान जाते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, और मुआलिज से रब्ता कर लेते हैं, विच इज़ गुड। ट्रीटमेंट इसके अलावा फिर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन आता है। डायलिसिस का जिक्र हो चुका, ट्रांसप्लांट जनरल हॉस्पिटल के अंदर फ्री हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, और उसके अंदर अमूमी तौर पे कोशिश ये होती है मरीज़ का ख़र्चा ना होने के बराबर ही होता है, क्योंकि हॉस्पिटल कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता। लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम सिर्फ़ और सिर्फ लीगल ट्रांसप्लांट को ही डील करते हैं, जिसके अंदर फैमिली में कोई डोनर होना चाहिए, और वो अगर लेके आते हैं तो उस सूरत में उनकी जेब पे ये इलाज भारी नहीं पड़ता। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी अभी तक तो हुकूमत की तरफ से या कुछ वेलफेयर की तरफ से, फिलैंथ्रोपिस्ट की तरफ से मिल जाती हैं, और लोगों के लिए काफ़ी हेल्प हो रही है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ आपको दी है वो आपकी ज़िंदगी और आपका वजूद है। आपकी गाड़ी ख़राब होती है, आप किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाते हैं। मेरा सिर्फ कहना ये होगा कि अगर आपको कोई मसला हो तो उस मसले को इग्नोर करने की बजाय और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो जाए, इस वक़्त का इंतज़ार करने के बजाय वक़्त पे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना। मर्ज़ जो भी हो, दिल का है तो दिल वाले को दिखाएं, गुर्दे का तो गुर्दे वाले को दिखाएं, ब्लड प्रेशर का है तो ब्लड प्रेशर वाले स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट को, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं। लेकिन देर मत कीजिए, क्योंकि है तो वो मुहावरा शायद पंजाबी में, लेकिन उर्दू में भी समझ आएगा कि नमाज वक़्त पे ही सजती। जब वक्त गुज़र जाए तो फिर नमाज का फ़ायदा नहीं, वो क़ज़ा हो जाती। इसी तरह इलाज भी है, वक़्त पे करवाएंगे तो अल्लाह ताला अक्सर शिफा देता है, और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है, और वो हमसे हिसाब भी लेगा कि हमने जो ये जिस्म दिया था तुम्हें, तुमने इसका कितना ख्याल रखा, तुमने बच्चों का रखा, घर का रखा, बैंक बैलेंस का रखा, क्या इस वजूद का रखा जो 5 या 6 फुट का हमने तुम्हें दिया था, और वो शायद दुनिया की सबसे कीमती चीज़। अपना ख्याल रखिए।